चलो, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपने स्टेट चेंज करते हैं? तो हमारा आंसर क्या था? यस। मैटर के 3 स्टेट हमने देखे थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है। वैसे ही लिक्विड गैस में और गैस लिक्विड में। सॉलिड डायरेक्टली गैस में हो सकता है और गैस डायरेक्टली सॉलिड में हो सकता है। तो ये सारे चेंजेस पॉसिबल हैं। कैसे पॉसिबल है? 2 तरीके से हमने देखा था। फर्स्ट क्या था? बाय टेम्परेचर, और सेकंड क्या था? बाय प्रेशर। टेम्परेचर में चेंज करके भी हम कर सकते हैं और प्रेशर में भी कर सकते हैं। टेम्परेचर को हमने पहले देखा था। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है? हीट देना पड़ता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है, जिससे उसके पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे। और अगर सॉलिड के पार्टिकल दूर चले गए तो वो क्या बन जाएंगे? लिक्विड बन जाएंगे। ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल जब दूर चले जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? गैस। और ये कैसे जाएंगे? जब उनको हम हीट देंगे, जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अगर हम रिवर्स प्रोसेस चाहते हैं, गैस से लिक्विड बन जाए और लिक्विड से सॉलिड बन जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, मतलब उसको कूल करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल क्या है हमारे पास? आइस को जब हम हीट करेंगे या नॉर्मली फ्रिज से बाहर निकाल देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो क्या बन जाएगा? वाटर। फिर वाटर को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, बॉईल करेंगे, तब जाके वो क्या बन जाएगा? स्टीम, वेपर बन जाएगा, है ना। वापस वेपर जब कूल होगा तो क्या बनेगा? वाटर। वाटर जब कूल होगा तो क्या बनेगा? आइस। तो ये है प्रोसेस चेंज करने का। ठीक है। फिर हमने टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ा था। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कोई चीज कितना गर्म है कितना ठंडा है, इस चीज का मेजरमेंट क्या कहलाता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग 4 स्केल का यूज करते हैं। पहला स्केल है केल्विन स्केल, दूसरा स्केल क्या है? सेल्सियस स्केल, थर्ड स्केल का नाम है फ़ारेनहाइट स्केल, और फोर्थ क्या है? र्यूमर। बट हम मोस्टली 3 को ही ज्यादा यूज करते हैं, फोर्थ का तो कभी यूज ही नहीं करते। और उसमें भी सबसे ज्यादा यूज अगर देखा जाए तो सेल्सियस और केल्विन का ही करते हैं। फ़ारेनहाइट भी बहुत रेयर यूज होता है। तो केल्विन, इसको हम लोग केल्विन में ही मेजर करते हैं। सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। अगर हम बात करें इसको कौन से स्केल से मेजर करते हैं, कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं, तो उसका नाम है थर्मोमीटर। क्या नाम है? थर्मोमीटर। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो केल्विन होता है ये एक ऐसा यूनिट होता है। ऐसा यूनिट का मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। मतलब कोई भी चीज का क्या होता है? एक कॉमन यूनिट होता है जिसको हर कंट्री जो है फॉलो करता है। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये हर, हम फिजिकल क्वांटिटी का पढ़ते चलेंगे आगे चल के। तो वैसे ही टेम्परेचर का क्या होता है? टेम्परेचर का होता है केल्विन। सेल्सियस नहीं होता है। कौन होता है? केल्विन। जिसको समझ लो कि सारे कंट्री लोग उसको मान के चलते हैं, उसको यूज करते हैं। इसके बाद हमने देखा था आपस में इनमें रिलेशन। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीज हम लोग क्लास 11th में अगेन जाके पढ़ते हैं और वहां पर हम डिटेल में समझते हैं कि ये रिलेशन आता कैसे है। बट फिलहाल आप लोगों को वो चीज को जानने की जरूरत है नहीं। तो मैंने डायरेक्टली क्या बताया था कि अगर हम सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं और केल्विन से सेल्सियस में जा रहे हैं तो 273 का डिफरेंस रहता है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंस की बात करें तो 273.15 होता है, बट हम लोग 15 जो होता है 0.15 को इग्नोर कर देते हैं, 273 ही लेके चलते हैं। तो अगर हमें सेल्सियस में वैल्यू दिया है, केल्विन में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना है, 273 ऐड कर देना है और वो क्या बन जाएगा? केल्विन। तो केल्विन के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू है प्लस 273। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था? अगर उल्टा करना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दिए तो क्या हो जाएगा? सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ऐसे ही अगर हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में रिलेशन देखना चाहते हैं तो इसका रिलेशन क्या होता है? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस पे भी हमने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट सबसे ज्यादा हमको इस पे फोकस करना है। इसका मैंने एक छोटा सा तरीका बताया था कि आपको 273 कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप बाद में जाके कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे समझना कि एक तो है डिग्री सेल्सियस मतलब सी हो गया, और दूसरा क्या है? केल्विन के। तो के बड़ा होगा, सी का यहाँ पहले आ जाता है, तो के का नंबरिंग बाद में आता है, के बड़ा है। इसका मतलब अगर हमें कभी भी के में वैल्यू चाहिए, केल्विन में चेंज करना रहेगा, तो क्या कर देंगे? 273 ऐड कर देंगे। आप एक काम करो, इसको लेकर उधर चले जाओ, बच्चों को देखने में तकलीफ हो उसको, है ना। तो अगर हम क्या करेंगे? केल्विन में यूज करना चाह रहे हैं, केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे?
अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू गिवन है उसको 273 से ऐड कर देंगे और क्या बन जाएगा हमारा, केल्विन बन जाएगा। समझ आ रहा है। ऐसे ही अगर हमको डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो छोटा वैल्यू है तो छोटा कब आएगा, घटाने से आएगा, सब्ट्रैक्ट करने से। तो हमने क्या कर दिया, के में वैल्यू गिवन है उसको 273 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये जस्ट एक नॉर्मल लॉजिक था, ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। क्या इसको हम लोग क्यों अपने से यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ तो गए कि ऐसा होगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक याद रखने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो लॉजिक चाहिए ना, तो वो लॉजिक हम अपने से ऐसा रिलेट करके रख सकते हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये सब तो आप देख ही चुके थे, है ना। ये फ़ारेनहाइट का था, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था डिग्री सेल्सियस में दिया है तो सी पहले आता है, देन बाद में कौन आता है, एफ। तो ये समझ लेना कि 9/5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 32 का। ये सारा चीज का एक रीजन है। मैं आप लोगों को वीडियो भेजना भूल गया था क्या, क्लास 11 का। मेरे को ग्रुप में एक बार याद दिलाना, कोई मैसेज करना, ठीक है, कि सर टेम्परेचर वाला वीडियो सेंड कीजिए करें, फिर मैं सेंड कर दूंगा। लगभग आधे घंटे का वीडियो है जहां आप ये समझ जाओगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, बट वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके बाद नोट करके हमने 2 पॉइंट लिखा था। पहला पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे हम नॉर्मली रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो टेम्परेचर कितना माना जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर नीचे थोड़ा सा वेरी करते रहता है, लेकिन नॉर्मली क्या माना जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दें, केल्विन में कन्वर्ट कर दे, तो 25 में कितना ऐड कर दो, 273, ये हो जाएगा कितना, 298। तो दोनों को याद रखना है। नॉर्मल टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन होता है। फिर हमने एक पॉइंट और देखा था जो मैंने बोला था कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 40 डिग्री एक ऐसा वैल्यू होता है जहां पर -40 डिग्री एक ऐसा वैल्यू होता है जहां पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। दोनों स्केल का वैल्यू इस वैल्यू पे एकदम क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब अगर हम बोले कि डिग्री सेल्सियस का 40 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट का कितने की वैल्यू के इक्वल होगा, 40 डिग्री के वैल्यू के इक्वल। और ये हमने इस तरह से कैलकुलेट करके प्रूव भी किया हुआ था, है ना। अगर मान लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना है, -40 डिग्री सेल्सियस है, तो अपने फार्मूला में पुट कर दिए, पुट किए देखो एफ का वैल्यू भी कितना आ गया, -40। तो ये एक ऐसा वैल्यू जहां दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था दूसरा, हम प्रेशर को चेंज करके भी फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, प्रेशर बढ़ाने का मतलब है उनके मॉलिक्यूल को पास पास लाना, प्रेशर देने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल को पास पास लाना। और जब हम पास लाएंगे तो किनको पास ला सकते हैं, जो दूर हो, और दूर कौन रहते हैं, गैस। तो जब गैस को हम कंप्रेस करेंगे, प्रेशर देंगे, तो थोड़ा पास आ जाएगा, और पास आएगा तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। लिक्विड को और प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो सॉलिड। तो प्रेशर इंक्रीज करने से गैस क्या बनता है, लिक्विड, और लिक्विड क्या बनता है, सॉलिड बनता है। कोई डाउट इसमें। इसके बाद ये क्वेश्चन था, ये तो हो चुका था ना। फिर ये होमवर्क था, ठीक है। क्या आंसर आया आप लोगों का इसका, बताओ भाई क्या आंसर आया है। क्या बोल रहा है, अ लिक्विड बॉइल 800 डिग्री सेल्सियस। एक लिक्विड को बॉईल किया गया कितने टेम्परेचर तक के, 100 डिग्री सेल्सियस तक के। इट्स टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड। अब इस 100 डिग्री को हम लोग और बोल सकते हैं, और हम उसको दूसरे यूनिट में क्या बोल सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो यहां पर 2 यूनिट दिया गया है, पहला क्या है, फ़ारेनहाइट, दूसरा क्या है, केल्विन है। तो हम फ़ारेनहाइट को बाद में करेंगे, पहले देखते हैं केल्विन में कोई वैल्यू आ रहा है क्या। आपको पता है अगर हमें के में वैल्यू चाहिए और किस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में, तो बताओ क्या ऐड करना पड़ता है, 273। तो 273 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 373, और वो हमारे ऑप्शन में है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस को हम और क्या बोल सकते हैं, 373 बोल सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, अगर एक सही हो गया तो बाकी को हमको चेक करने का जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकाल सकते हैं, अपने साइड से एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक मेहनत कर सकते हैं। हाँ जी, 212 आ रहा है, मतलब यहाँ पर कोई फायदा नहीं है इसका, है ना। कोई भी ऑप्शन फ़ारेनहाइट में नहीं है। कैसे निकालेंगे, 9/5, और ये क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितना है, 100 है, और प्लस क्या हो जाएगा, 32। तो यहां से देख सकते हो 5 पंजा और कितना हो जाएगा, 20। 9 × 20 180 हो गया, 180 में 32 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 212, और ये यूनिट क्या हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में वैल्यू हमारे पास दूसरा है। तो अगर हम इसको नहीं भी निकालते तो भी हमको पता चल गया था, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही सही होना है।
तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ट्राई किए थे होमवर्क आप लोग? नहीं किए हो? क्यों, आप भी नहीं किए हो? किए हो ना, गुड। और आप लोग क्यों भाई? देखो आप लोग इस बात को समझ लो कि अभी से अगर जो लोग पीछे हो रहे हो वो लोग मेरी वजह से पीछे नहीं हो गए, अपनी आदतों की वजह से पीछे हो गए। और एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट के कैरियर में इन चीज़ों का कोई जगह नहीं है। कंपटीशन इतने हाई लेवल पे है कि पढ़ने वाला पढ़ने वाले से लड़ रहा है, नहीं पढ़ने वाले तो मार्केट से ऐसे बाहर है। इस बात का याद रखना। तो आप लोगों को अगर थोड़ी भी अभी उस लेवल की सिंसियरिटी महसूस नहीं हो रही है कि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई करना, तो बहुत पीछे हो आप लोग। फर्स्ट यू हैव टू मेक योर हैबिट एज अ प्रॉपर स्टूडेंट, देन यू हैव टू कॉम्पीट अदर स्टूडेंट। समझ आ रहा है ना? ये बहुत पीछे की बात है, बहुत पीछे। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि अगर हम होटल जाएंगे तब समझ आ पाएगा क्या क्या खाएंगे, लेकिन गए ही नहीं है तो हम तो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। वैसे ही है कि एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी पहले आपके अंदर दिखनी चाहिए। आपको अपने वर्क के लिए सिंसियरिटी होना चाहिए। मैं यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करा रहा हूं तो जो लोग कुछ भी नहीं किए उनको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। जो यहाँ सॉल्व करके आए हैं उनके अंदर अच्छा आंसर, उनको करेक्ट आंसर मिला तो मोटिवेशन आएगा। अगर आंसर जो है रॉन्ग होगा तो उन लोगों को सीखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग सॉल्व ही नहीं करोगे तो उन लोगों के न्यूट्रल है, कुछ नहीं है। उन लोगों को धीरे धीरे ये बोर लगने लग जाएगा। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, तो समझ लो भाई, है ना? और अगर मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ थोड़ी दिन बाद आप लोगों को फिर मेरा बात कड़वा लगने लग जाएगा। ये सच्चाई है, क्योंकि जब तक कि आप मेरे को फॉलो करते रहोगे तब तक के मेरे कंटेंट में आप लोगों को मजा आएगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरा वर्ड है कड़वा लगने लगेगा कि भाई हम मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। और अभी तो लोड भी बढ़ानी है, अभी तो बस शुरुआत किए हैं, 1-2 सब्जेक्ट आप लोगों का पढ़ाना शुरू किए हैं। इसमें सिर्फ इसलिए कि आदत अच्छा बना सको। कम से कम जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है उसको आप अच्छे आदतों के साथ कैरी ऑन कर सको। क्योंकि जब थोड़े दिन बाद जैसे ही प्रेशर पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट चालू होंगे और कुछ सब्जेक्ट तो हम पहले से पढ़ के रखे रहेंगे, फिर वो काटने को दौड़ाएगा, देखना। तो ये हैबिट बिल्कुल नहीं रखो, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन टेम्परेचर में बी रिटन एज इन सेल्सियस। सेल्सियस में चाहिए, सी में चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेल्सियस में हम क्या करेंगे? 273 कम कर देंगे। 273 जैसे ही कम किए 300 में कितना आ जाएगा आंसर? 27 आ गया। तो हम तो यहाँ तुरंत देख के बता दिए, हमको आगे कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? हालांकि हम एक बार लिख सकते हैं, लेकिन हम जितना जल्दी आंसर दे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। और वो चीज़ हमको माइंड में ही कैलकुलेट कर लेना है। ये लिखना तो बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए है। अगला क्वेश्चन, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज। क्या होगा? बी लिक्विड। गुड। देखो आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के बारे में, मैं नोट करके यहां लिखा देता हूं। वाटर के बारे में अगर हम देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या रहता है? जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। तो ये हो जाएगा लेस देन 0 डिग्री, लेस देन और इक्वल टू, या इसको अपन ऐसे लग सकते, चलो ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर क्या रहेगा? वाटर रहेगा आइस के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में रहेगा? आइस के फॉर्म में रहेगा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो जाएगा? वाटर। क्या हो जाएगा? वाटर। मतलब अगर हम आइस को देखें तो आइस क्या है? सॉलिड। क्या है? सॉलिड है। वाटर को देखें तो वाटर क्या है? लिक्विड हो गया। और अगर हम ग्रेटर देन 100 डिग्री, जैसे ही 100 डिग्री से ज्यादा किए वो क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं? स्टीम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीम। मतलब आप वेपर भी लिख सकते हो, वेपर। ये क्या हो जाएगा? गैस।
तो आपको पता होना चाहिए वाटर के बारे में, ये बेसिक बातें हैं। ये हमारा नॉर्मल जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस प्रेशर पे क्या होगा, अगर 0 डिग्री से कम हो गया तो आइस बन जाएगा, 0 डिग्री से ज्यादा हुआ तो क्या बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, और 100 से अगर ज्यादा हुआ तो क्या बन जाएगा, गैस। तो आप देख सकते हो 10 डिग्री सेल्सियस मतलब लिक्विड रहेगा। ठीक है, चले आगे। द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इज टेकन एज, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। 273 तुरंत ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय, लिक्विफाइड करने का मतलब है लिक्विड में चेंज करना। हम गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, कैसे, कौन सी प्रोसेस से, टेम्परेचर को कम करके, ठंडा करके। ठीक है, इंक्रीज द टेम्परेचर, ये तो पॉसिबल नहीं है। इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने से हो सकता है क्या, हो सकता है, मतलब ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या आएगा, बोथ इंक्रीजिंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। तो ऑप्शन क्या है, डी। ठीक, क्या लाए थे आप लोग आंसर अपना, गुड। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है 2-4 दिन यहाँ बैठने में तकलीफ होगा, है ना, फिर एक बार आप लोग यहाँ सिंक्रोनाइज हो जाओगे फिर अच्छा लगेगा। When water solidifies to ice, मतलब वाटर लिक्विड है उसको हम किस में चेंज करेंगे, सॉलिड में, आइस के फॉर्म में। तो पूछ रहा है देन हीट इज, तो हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब मीन्स होता है, एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है, उसको एक्सेप्ट करना, और इवॉल्व मीन्स होता है रिलीज करना। इवॉल्व मीन्स बाहर रिलीज करना। बताओ क्या होगा, बिल्कुल सही बोले, क्योंकि देखो अगर समझ नहीं आया थोड़ा उल्टा करके देख लो। हमारे पास आइस है, आइस को हीट देंगे कि हीट उससे हम लेंगे तब वाटर बनेगा। आइस को क्या किया जाएगा, आइस को जैसे ही हीट मिला, टेम्परेचर बढ़ा तो वो क्या हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। तो उल्टा कैसे होगा, जब उससे ले लो, है ना, देने पे क्या बन जाएगा वो वाटर, तो उल्टा लेने पे क्या हो जाएगा, क्योंकि वाटर के पास क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वो भाग रहे हैं इधर उधर, तो उनकी एनर्जी को क्या कर लो, खींच लो, जैसे खींच लो फिर वो सेटल हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो फ्रिज क्या करता है, यही तो काम करता है। इसीलिए आप देखना फ्रिज के पास पीछे जो रहता है, जो कंप्रेसर के पीछे एकदम गरम गरम निकलता है ना, जैसे, हाँ जैसे एसी देख लो, हमको ठंडा लग रहा है यहाँ पर, लेकिन जहां से एसी का जो एयर बाहर निकल रहा है वहां पर बहुत गर्म रहता है। तो क्यों, क्योंकि यहां जो भी इन्वायरमेंट में हीट है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, वाटर अपने हीट को रिलीज कर देगा, जैसे ही रिलीज करेगा वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, आइस बन जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, ठीक। अब शुरू करते हैं आज की क्लास हम। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हमने ये समझा कि तीनों स्टेट या तीनों जो फिजिकल स्टेट है आपस में कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। अब हम एग्जैक्टली देखेंगे जब एक फिजिकल स्टेट दूसरे में चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको आपस में हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर रख लेता हूं सॉलिड, ये हमारे पास है क्या, सॉलिड। जब हम सॉलिड को किस में चेंज करते हैं, लिक्विड में। सॉलिड को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो ये क्या कहलाता है, बताओ भाई क्या कहलाता है, जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या कहलाता है ये, हाँ ये प्रोसेस का नाम क्या है,
सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को एक तो हम बोलते हैं क्या? फ्यूजन। क्या बोलते हैं? मे बी ये आप लोगों के लिए नया हो, फ्यूज हो जाना। फ्यूज होने का मतलब क्या होता है? मेल्ट हो जाना। फ्यूज होने का मतलब मेल्ट हो जाना। तो या तो हम फ्यूजन बोल लेते हैं या तो फिर क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं, है ना। मेल्टिंग से याद होगा, आगे होगा, आइस मेल्ट हो जाता है ना। आइसक्रीम मेल्ट होता है ना। तो ये मेल्ट का मतलब क्या है? मेल्ट होने का प्रोसेस मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। ठीक है, अब हम उल्टा देखते हैं। अगर लिक्विड, नहीं पहले चलो और आगे देख लेते हैं ना। अब हम सॉलिड को किस में चेंज कर देते हैं? गैस में। आपस में देखना इतनी ही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और नहीं है। अभी बस ध्यान से देखना ताकि सारे टर्म आपके दिमाग में सेट हो जाएं। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसका नाम क्या कहलाएगा? फ्यूजन। फ्यूजन अगर कभी दिमाग से हटे तो याद रखना क्या? मेल्टिंग, मेल्ट होना। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? लिक्विड जब गैस में चेंज होगा। आपने कहां पर ऐसा देखा हुआ है लिक्विड को गैस में चेंज होते हुए? वाटर साइकिल को छोड़ो, अपने घर में गर्म पानी करते हैं ना, वाटर बॉईल करते हैं तो क्या होता है? वेपर बन के बाहर निकलता है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बॉइलिंग कहलाएगा, या फिर हम बोलेंगे इसको वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? वेपोराइजेशन। क्या नाम है इसका? वेपोराइजेशन। ठीक, अब तीसरा प्रोसेस हम देखते हैं, गैस किस में चेंज हो जाए? गैस जो है सॉलिड में चेंज हो जाए। इस प्रोसेस का नाम क्या है और ये आपने कहां देखा हुआ है? गैस सॉलिड में चेंज हो जाए। हाँ, गैस से सॉलिड। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सॉलिड से गैस डायरेक्ट चेंज होता है तो उल्टा भी तो होता होगा ना। सॉलिड से गैस जाए तो ड्राई आइस का एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, क्या ले सकते हैं? ड्राई आइस। ड्राई आइस, बिल्कुल। और उस प्रोसेस का नाम क्या है? नहीं 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 नहीं, चलो इस पे थोड़ी देर में आते हैं ना। पहले इन दोनों को हम देखते हैं। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाएगा? फ्यूजन या मेल्टिंग। अगर उल्टा कर दे, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, आइस, वाटर का आइस में चेंज होना, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्रीजिंग। क्या कहलाता है? ये फ्रीजिंग कहलाता है। ये हो गया फ्रीजिंग। ठीक है, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग। गैस का लिक्विड में चेंज होना ये कहां पॉसिबल है? जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है ना, क्लाउड, यहां जो भी रिवर है, पॉन्ड है, इनसे वाटर कहां जाता है? ऊपर, और वो ऊपर जाकर क्या बनाता है? क्लाउड। तो जो क्लाउड बनने का प्रोसेस है क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन, मतलब कंडेंसेट हो जाते हैं, पास पास जाकर के कंबाइन हो जाते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है? कंडेंसेशन। ठीक, इतना दिमाग में पहले ढूंढा क्या? आप उस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके क्या याद रख पा रहे हो? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना जो हमारे घर में होता है, आइस का मेल्ट हो जाना, मेल्टिंग कहलाता है, या क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। हाँ जी, लिक्विड को सॉलिड। यस यस डेफिनेटली। ठीक है, ओके, चलो ये फ्रीजिंग याद रखना है ना। तो देखो, अभी हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड का एग्जांपल हमारे घर में आइस का मेल्ट होना, लिक्विड से वापस सॉलिड बनना, ये कहां? फ्रीज में होता है, इसलिए क्या होगा इसका काम? फ्रीजिंग। फ्रीज का मतलब होता है उसको पास पास करना, जमाना। फ्रीज मतलब लिक्विड को जमाना। फिर लिक्विड से गैस का बनना, ये क्या कहलाता है? उसको वेपर में कन्वर्ट करना, वेपोराइजेशन कहलाएगा। फिर गैस से क्या बनना? लिक्विड का बनना, ये क्या है? क्लाउड का फॉर्मेशन, इसका नाम क्या है? कंडेंसेशन। अगर आप इतना दूर एग्जांपल लेके नहीं जाना चाहोगे तो ऐसा भी समझ सकते हो, हमने क्या किया? वाटर को बॉईल किया और बॉईल करने के साथ ही उसको ढक्कन से कवर कर दिया। जब हम ढक्कन लगा के रख देते हैं और जैसे ही ढक्कन ओपन करते हैं, हम थोड़ी देर बाद देखते हैं पूरे ढक्कन के ऊपर क्या लगा रहता है? वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स लगे रहते हैं। तो एक्चुअल में वो आए कहां से? वाटर तो नीचे में था,
लेकिन ऊपर में वाटर का ड्रॉपलेट कैसे आया ढक्कन के अंदर? वो इसलिए आया क्योंकि जैसे ही गर्म हुआ तो पहले वो क्या बना, वेपर, और वेपर जो है जाकर के उसके कवर से टकराया, उसके ढक्कन से टकराया, और उसके बाद वहां पर वो क्या हो गया, कंडेंसेट हो गया और जम गया वो। जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ, ठंडा हुआ, तो वहां पर क्या हो गया, वो वेपर जो है वहां सेटल हो गया। समझ आ रहा है? तो ये प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन। कोई दिक्कत? अब आते हैं इधर, गैस का सॉलिड में चेंज होना और सॉलिड का गैस में चेंज होना। तो पहले अगर हम मान लो इसका बात करते हैं, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन, जो कि आप जानते हो, है ना, इसी को बोला आपने, सब्लिमेशन। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। अगर नहीं सुने हो, पहली बार सुन रहे हो, तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हमको पहली बार ही इसको समझ करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस का नाम क्या दिया गया है, सब्लिमेशन। ठीक है। और जब उल्टा हो जाए, गैस किस में चेंज हो, सॉलिड में, तो इस प्रोसेस का नाम होता है डिपोजिशन। देखो गैस क्या होंगे, सॉलिड में चेंज होंगे, तो उनके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होना। डिपॉजिट होना मतलब होता है सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाना, सेटल हो जाना नीचे में वो। तो जब गैस जो है सॉलिड के फॉर्म में चेंज होगा तो इसका नाम क्या कहलाएगा, डिपोजिशन। क्या कहलाएगा ये, डिपोजिशन। डिपॉजिट हो जाना, डिपॉजिट मतलब होता है वहां पर जमा हो जाना। ठीक है। तो जब गैस के पार्टिकल पास पास आकर के सॉलिड के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, डिपोजिशन कहलाएगा। ठीक है। सब्लिमेटरी सब्सटेंस मतलब सॉलिड से डायरेक्टली क्या हो जाना, गैस में चेंज होना। इसके एग्जांपल आपको समय समय पर बहुत सारे मिलेंगे, मतलब आप बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। मेनली अपने को प्रोसेस को समझ के चलना है। जैसे कि अगर हम सब्लिमेशन की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड एक सब्सटेंस होता है जो कि डायरेक्टली क्या होता है, इसमें चेंज हो जाता है। अगर आप कैम्फर की बात करो तो भी देखे होगे, जो ओडोनिल वगैरह आता है, जो हम लोग वॉशरूम में यूज करते हैं, कार वगैरह में यूज करते हैं, तो क्या है, सॉलिड के फॉर्म में खरीदते हैं और सीधा क्या बन जाता है, वो गैस बन के उड़ जाता है। कभी किसी ने लिक्विड देखा है उनका? नहीं, वो सीधा क्या हो जाता है, गैस के फॉर्म में उड़ जाता है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल है। वापस अगर हम देखें गैस को सॉलिड के फॉर्म में चेंज करना, तो वो जो CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको हम लोग ड्राई आइस में चेंज करते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डिपोजिशन। सॉलिड जो CO2 होता है ना, सॉलिड जो आइस होता है, ड्राई आइस जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड CO2। क्या बोलते हैं, सॉलिड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ये आप तो जानते ही होंगे, लेकिन उसको कंप्रेस करके क्या बना दिया जाता है, ड्राई आइस बना दिया जाता है, तो सीधा क्या बनता है, गैस से सॉलिड। किसका एग्जाम्पल हो गया, डिपोजिशन का। ठीक। तो प्रोसेस मेनली समझ के चलना है। अगर सॉलिड से लिक्विड में गया, फ्यूजन या मेल्टिंग। लिक्विड से कहां आ गया, गैस में, क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन। गैस से गया सॉलिड, डिपोजिशन। उल्टा करते हैं, सॉलिड से गैस गया, सब्लिमेशन। गैस से लिक्विड गया, कंडेंसेशन। लिक्विड से कहां गया, सॉलिड, फ्रीजिंग। आप इसको याद नहीं रख सकते, इसको आपको एग्जाम्पल से रिलेट करना पड़ेगा, कुछ न कुछ अपने लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप जब इसको याद करोगे, सॉलिड से लिक्विड, तो कहां होता है, सोचो, ये कहां होता है, आइस का मेल्ट होना, आइस का मेल्ट होना, तब आपको याद आएगा मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब फ्यूजन। जब आप लिक्विड से गैस में देखोगे तो आपको फिर याद करना पड़ेगा अपने घर में आग से उसको पानी को गर्म करते हुए, तो वो क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है और वेपर निकल रहा है, मतलब वेपोराइजेशन हो गया। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या है, क्लाउड का फॉर्मेशन, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना कहां होता है, आपके घर में फ्रीज में होता है, फ्रीज में जमता है ना आइस, तो क्या हो जाएगा, ये फ्रीजिंग। अब बाकी दो बच गया, सॉलिड से गैस में डायरेक्ट चेंज होना क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। और पास पास आना डिपोजिशन कहलाता है। तो पास किस में आएगा, गैस से सॉलिड में आएगा, सॉलिड से गैस पे तो दूर चला जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको चीजों को रिलेट करके याद रखना है। आप सोचोगे कि सबको मैं एक साथ बैठ के याद करते रहूं, तो याद तो कर लोगे, लेकिन इधर का इधर कंफ्यूज हो गए और इधर का उधर कंफ्यूज हो गए। तो इन चीजों को याद तभी कर सकते हो जब आप उनको लॉजिक से रिलेट करोगे। समझ आ रहा है? अभी आप लोग पढ़ने का तरीका सीखते जाओ। अब ये जितने भी पॉइंट्स है जो मैंने भी आपको समझाया, आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पर लिख के मैंने रख दिया है, ताकि आप शुरू में वर्ड्स बनाने में तकलीफ महसूस ना करो, बट आगे चल के आपको खुद से वैसे ही लिखना है जैसे मैंने बोला। अब मान लो फ्यूजन का डिफिनेशन मुझे बताना हो अपने से, तो मैं क्या बोलूंगा, फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाएगा। अब देखो, क्या ये कभी भी कन्वर्ट हो जाएगा अपने मन मर्जी से, नहीं।
क्या ये अपने मन मर्जी से कभी भी कन्वर्ट हो जाएगा? क्यों भाई बताओ, अपने मन मर्जी से कभी भी कन्वर्ट थोड़ी हो जाएगा, ये नहीं होगा ना। तो कब होगा? सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो वो तब होगा जब हम उसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। और वो चीज तो हमने पहले ही सीख लिया है। तो ये हीट करेंगे तो कब मेल्ट होगा? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद मेल्ट होगा। हर सॉलिड का अपना एक फिक्स टेम्परेचर का डिमांड होता है, उनके पार्टिकल्स कितने अट्रैक्शन फोर्स से बॉन्डेड है उसके अकॉर्डिंग उनका क्या होता है, टेम्परेचर का डिमांड होता है। जैसे वाटर, अगर हम वाटर का जो आइस फॉर्म देखें, सॉलिड फॉर्म क्या होता है? आइस। तो आइस को जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर मिला वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर में। ये होता है ना। आइस जो होता है जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर मिला वो क्या हो जाता है? मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसका जो फिक्स टेम्परेचर है वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से आगे ही वो मेल्ट होता है, इसीलिए इस वैल्यू को क्या बोला जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है? इस टेम्परेचर को बोला जाता है क्या? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का वो वैल्यू है जिस वैल्यू के बाद या जिस वैल्यू पर कोई सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है। ये बात समझ आए कि नहीं? मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट के बाद वो मेल्ट हो, और वो कौन सा पॉइंट? टेम्परेचर का वैल्यू। समझ आ रहा है? टेम्परेचर का वो वैल्यू जिसके बाद कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। और ये मेल्टिंग पॉइंट हर सॉलिड के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर हम लोग आयरन को, लोहे को पिघलाना चाहेंगे तो क्या वो 0 डिग्री के बाद पिघलेगा? नहीं, उसको तो और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको बहुत हाई मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा देना पड़ता है, तब जाकर के मेल्ट होता है। तो हर सॉलिड का अपना क्या होता है? अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट मेल्टिंग पॉइंट क्या है ये बात आपको समझ आया कि नहीं? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है। समझ आया? अब इसी को बात को उल्टा समझना, थोड़ी देर बाद समझते हैं इसको, है ना। इसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेट करेंगे। इसके बाद हम आते हैं लिक्विड का गैस में चेंज होना। तो क्या लिक्विड जो है गैस में चेंज ऐसे ही हो जाएगा? ऐसे ही नहीं होगा, उसको फिर से क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो कितना हीट देंगे? अब हर लिक्विड का अपना अलग डिमांड होता है। अगर हम वाटर से कंपेयर करें तो वाटर को जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मिला तो क्या हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वो जिस टेम्परेचर पर क्या होगा? जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू होगा वो टेम्परेचर कहलाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइल होता है ना, तो जिस टेम्परेचर पे वो बॉइल हो रहा है, यही समझ लो, जिस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? वो बॉइल हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। और ये वाटर के लिए कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा इस बात को, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस तक के जैसे ही हम उसको गर्म किए फिर वो क्या होता है? वेपर बन के उड़ना शुरू हो जाता है। ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट अब से हम क्या डिफाइन करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू गैस। ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के बाद कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब उल्टा देखो, मैं एक चीज और समझा रहा हूं आपको। यहां पर जो लिक्विड होता है क्या वो किसी भी टेम्परेचर पे सॉलिड बन जाएगा? नहीं बनेगा। अभी देखो 10 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, लेकिन जैसे ही हम 0 डिग्री से कम करना शुरू करेंगे वो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। कहने का मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर से आगे हुआ तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड। और 0 डिग्री टेम्परेचर से कम हुआ तो क्या बन जाएगा वो? तो 0 डिग्री टेम्परेचर ही एक्चुअल में इसके लिए क्या बन गया? फ्रीजिंग पॉइंट भी बन गया। क्या बन गया? फ्रीजिंग पॉइंट। तो वाटर का चाहे बॉइलिंग पॉइंट बोलो या फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट बोलो या फिर मेल्टिंग पॉइंट बोलो, दोनों कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा हुआ तो मेल्ट हो गया, उससे कम हुआ तो क्या हो गया? फ्रीज। तो अगर हम इसको डेफिनेशन में बोलेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के बाद कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। समझ आ रहा है? जिसके बाद वो फ्रीज हो गया वो क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। और जिसके बाद वो मेल्ट हो गया वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। दिमाग में रुक रहा है चीज थोड़ा थोड़ा? ठीक। अब देखो इन चीजों को मैंने यहां पर डेफिनेशन के फॉर्म में आप लोगों के लिए लिख कर रखा हुआ है। क्या है भाई? पहला फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। समझ आया? कोई दिक्कत समझने में?
ये डेफिनेशन को देख लो, या उसी को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक, फिर इसके बाद यहां पर मेल्टिंग पॉइंट अलग से लिखा गया है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। कोई भी सॉलिड किस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है वही क्या कहलाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। यहां पर नोट करके एक पॉइंट लिखा गया है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ये क्या बोलना चाह रहा है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड ए है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा हमारे पास एक सॉलिड बी है, ये हो गया हमारे पास सॉलिड ए और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड बी। दो सॉलिड है हमारे पास, ठीक है, दो हमने सॉलिड अपने मन से सेलेक्ट कर लिया। एक सॉलिड ए जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। इसका है 50 डिग्री सेल्सियस और इसका मान लेते हैं कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन से सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड है, बी, क्योंकि ये 50 डिग्री सेल्सियस पे ही ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा, लिक्विड, है ना। उनके पार्टिकल्स ब्रेक होके दूर भागे, मतलब क्या बन गया, लिक्विड। लेकिन इसको कितना देना पड़ेगा, 70 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, तो इससे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा ना, इसलिए इनके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड है। तो इसी बात को बोलना चाह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो इस बात को बताता है कि सॉलिड के पार्टिकल कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड है। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, अगर ज्यादा है मतलब ज्यादा देर तक के उनको बॉईल करना पड़ रहा है, ज्यादा देर तक उनको टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तो ज्यादा अच्छे से वो कनेक्टेड है। बात समझ पाए, ठीक है। इसके बाद फ्यूजन के बाद अगला क्या है, वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन हमने कब देखा था, जब लिक्विड क्या हो, गैस में चेंज हो। तो बस वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस और यू कैन से वेपर is called its boiling is at its boiling point is called vaporization। उसके बॉइलिंग किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे जैसे ही आएगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड से गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन। समझ आया। ऐसे ही अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना चाहें तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर का वैल्यू होता है, याद रखना। वेपोराइजेशन प्रोसेस है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का वैल्यू है, तो दोनों में कंफ्यूज कभी नहीं होना, है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट को अगर आपको डिफाइन करना है तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, अब थक गए लग रहे हैं आप लोग, हाँ थके तो नहीं हो ना, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के बाद कोई भी लिक्विड गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी को डिफाइन किया गया है, the temperature at which liquid changes into gaseous form is called as boiling point of liquid। फिर उसके बाद हमने देखा था फ्रीजिंग। देखो फ्रीजिंग को एक और वर्ड से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग को ही और क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि फ्रीज होना और सॉलिड के फॉर्म में चेंज होना दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। तो सॉलिडिफिकेशन कब होता है, जब हम फ्रिज के अंदर डालते हैं। फ्रिज के अंदर किसको डालते हैं, लिक्विड को, तब जाकर को किस में कन्वर्ट होता है, आइस में। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, ये क्या कहलाएगा, सॉलिडिफिकेशन और यू कैन से फ्रीजिंग। इसके बाद कंडेंसेशन, ये कहां होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन। तो क्लाउड कैसे बनता है, यहां से वेपर बन के ऊपर जाता है, तो गैस से वो क्या बन गया, क्लाउड मतलब लिक्विड फॉर्म में बन गया, तो गैस से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाएगा, ये कंडेंसेशन। सो द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैस और यू कैन से वेपर इनटू लिक्विड इज नोन एज व्हाट, कंडेंसेशन। एक चीज नोट करना, वेपर का स्पेलिंग VAPOUR होता है, बट वेपोराइजेशन के स्पेलिंग में क्या रहता है, VAPOR रहता है, ठीक है। ये ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का चेंजेस है ये। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्या है, सब्लिमेशन। ये थोड़ा आप लोगों के लिए नया है, बाकी तो को आपने कभी न कभी सुना हुआ है, इसलिए मैंने इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर रख दिए आपके लिए, देख सकते हो। सब्लिमेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्टली गैस। सॉलिड का सीधे ही गैस में चेंज हो जाना,
सॉलिड से वो लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्टली क्या बन जाएगा, गैस। तो ये क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा। ठीक है, विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट, डायरेक्टली चेंज हो जाएगा किसमें, गैस में। इस प्रोसेस का नाम कहलाएगा क्या, सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल क्या है, ड्राई आइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड CO2 कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जांपल देख लो, क्या है, कैम्फर, और क्या है, मेंथॉल। वो आता है जैसे पहले जमाने का जो रहता था ना, जो कैंडल आता था, जो शादी वादी में पहले वही यूज होता था, जब इन्वर्टर का जमाना नहीं आया था, तो लाइट वाइट ऑफ होता था, तो बड़ा बड़ा इतना बड़ा हो रहता था, क्या बोलते थे उसको, हाँ हाँ बस बस, तो वो जो यूज होता था उसके अंदर में रहता था। तो आप इसको अगर मान लो रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये दोनों तो समझ आई गया है ना, कैम्फर हो तो आई गया। इसके बाद देख लो डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या प्रोसेस है, इसका उल्टा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैस इनटू डायरेक्टली सॉलिड, गैस से सीधा किसमें चेंज होना, सॉलिड में, क्या कहलाएगा, डिपोजिशन कहलाएगा। कोई दिक्कत, इसी में आप चाहो तो एक अमोनियम क्लोराइड को भी लिख सकते हो। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। अच्छा, अब ये सब आप लोगों को थोड़ा सा भी तो समझ नहीं आ रहा होगा, कौन सा, अच्छा ये जो मैंने लिखा, आप इसके बारे में पूछ रहे हो क्या कुछ, अमोनियम क्लोराइड, हाँ मैं वही पूछा मैंने, इसी का नाम है अमोनियम क्लोराइड, ये जो फॉर्मूला लिखा। तो ये तो अभी आप लोगों को नहीं आता होगा, ठीक है, तो मैं आप लोगों को जानबूझ के कंफ्यूज नहीं करने वाला, है ना, थोड़े से धीरे धीरे आएंगे इस चीज पे। इक्वेशन बैलेंस करने से पहले आपको जानना पड़ता है एलिमेंट का सिंबल, है ना, और जो भी कंपाउंड है उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, फिर जाकर के इक्वेशन बनता है, तो वो आगे का प्रोसेस है। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोगों को, हाँ जाएंगे धीरे धीरे, जब हम चैप्टर नंबर 2-3 पे पहुंचेंगे ना, तो वहां पर से हम लोग इन चीजों को पढ़ना शुरू कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। अब आप 1 मिनट का बढ़िया से अपने आप में खो करके ब्रेक ले सकते हो आप, ठीक है, पानी वानी पी लो बढ़िया से, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। पानी लाए हो पीने के लिए, नहीं लाए हो, ये लो पानी पी लो, पानी जरूर लेके आया करो आप लोग, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल इससे अच्छा मेंटेन होता है, और शर्माना नहीं यहाँ। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बाकी लोग भी पढ़ के देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। सब्लिमेशन क्या था, चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब्लिमेशन क्या था बताओ। देखो डिपॉजिट होना मतलब पास पास आना, अब पास पास कब आएगा, सॉलिड से गैस में आएगा कि गैस से सॉलिड में आएगा, डिपोजिशन मतलब होता है गैस से सॉलिड में आना। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ने का ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, उसमें से कोई एक क्या है करेक्ट होगा और आपको उसको पहचानना है। पहला बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होना, हम आगे पढ़े उससे पहले ही जान जाएंगे, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन, ठीक है। विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, गलत, ठीक। दिमाग में चीजें ना ऐसे आसानी से नहीं रुकती है, मैं क्वेश्चन इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अभी आप समझ तो गए उन सब चीजों को, लेकिन उसके बाद भी दिमाग पे उसे रुकने वाला नहीं है। तो वो कैसे रुकेगा, जब वो हमारे आंखों के सामने, हमारे दिमाग के सामने बार बार अलग अलग तरीके से आएगा, तब जाकर के वो हमारे पास रुकेगा। तो अभी हमने एक बार पढ़ लिया, फिर अभी घर जाकर के नोट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग उसको क्वेश्चन के फॉर्म में थोड़ा और दिमाग को जोर दे करके यहाँ पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकंड आता है कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, बस इतने में ही थोड़ा हम दिमाग लगाते हैं रोक करके।
वेपर का सॉलिड में चेंज होना, वेपर मतलब गैस, तो गैस का सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाएगा? डिपोजिशन। क्या कहलाएगा? डिपोजिशन। तो देखते हैं, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। गलत हो गया, इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, हाँ, उस ट्रायंगल को देख करके आपको रिलेट करना पड़ेगा, उसको याद नहीं करना, नॉर्मली सोचो बस। गैस से सॉलिड में चेंज होना, एक एक पेयर को पकड़ो, एक एक पेयर को, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में जाना, ये तो हमारे घर का खेल है। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड सॉलिड हम तो घर में करते रहते हैं ना, मतलब आइस से क्या बना दिए? वाटर, और वाटर से क्या बना दिए? आइस। तो इसको तो याद करने का कोई टेंशन लेना ही नहीं है। आइस से वाटर बनना मतलब मेल्टिंग या फ्यूजन, और वाटर का आइस बनना फ्रिज के अंदर होगा मतलब फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ये दो का काम खत्म। इसके बाद बाकी दो का और काम देखो कैसे खत्म होता है। लिक्विड से गैस बनना और गैस से लिक्विड बनना, ये भी कहां होता है? लगभग हमारे आसपास होता है। लिक्विड का गैस बनना हम खुद बॉईल करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड से गैस बना मतलब वेपर बनाना, भाप बना, तो वो क्या कहलाएगा? वेपोराइजेशन। और गैस से लिक्विड कहां बनता है? क्लाउड में, तो ये क्या कहलाया? कंडेंसेशन। अब बाकी दो ही नया मिला हमको और कुछ नहीं। तो एक तो सॉलिड से गैस बनना और गैस से सॉलिड बनना। तो गैस से सॉलिड बनना मतलब क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया, पास पास आ गया, तो क्या कहलाएगा? डिपोजिशन। और सॉलिड का गैस बनना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक नया चीज है ना, तो नए तरीके के चीजों को हम तो जल्दी याद रख लेते हैं, तो पूरा नया हमको क्या मिला है? एक ही चीज, सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में जाना, इसको याद रख लो। सॉलिड से गैस में जाना क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन। तो उल्टा गैस से सॉलिड में याद क्या कहलाएगा? कभी कंफ्यूज हो जाओ तो डिपोजिशन का मीनिंग याद रख लो। डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट होना, डिपॉजिट होना मतलब पास पास आना। तो पास किस में आएगा? गैस से सॉलिड में आएगा कि सॉलिड से गैस में? गैस से सॉलिड में। ऐसे जब लॉजिक को आप इंटीग्रेट करोगे ना, तब चीजें दिमाग में रुकती है, याद करने से कभी नहीं रुक पाएगा साइंस जो है। अगला पढ़ें। अब फिर से देखो, अभी मैंने समझाया इसलिए ताकि अगले स्टेप को हम लोग जल्दी से रिलेट कर पाए। कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, वेपर इनटू सॉलिड, वेपर को सॉलिड में चेंज करना, वेपर को सॉलिड में चेंज करना। अच्छा, ये दूसरी बार आ गया क्या? नहीं नहीं, ठीक है। वो तो वेपर इनटू सॉलिड क्या बोलते हैं? वेपर इनटू सॉलिड को, वेपर मतलब गैस, तो गैस से सॉलिड बनना क्या कहलाएगा? डिपोजिशन। क्या कहलाएगा? लेकिन ये क्या बोल दिया? फ्रीजिंग। तो फिर गलत हो गया। फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग फ्रिज के अंदर, फ्रीज में किसको डालते हैं? लिक्विड को। किसको डालते हैं? लिक्विड को। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड कहां बनेगा? जब वो मेल्ट होगा, क्या हो जाएगा? एक्चुअल में ना मुझे लग रहा है कि सारे के सारे ऑप्शन गलत है ना? सारे ऑप्शन गलत है, इसका मतलब हमने टाइपिंग करने में कुछ मिस्टेक कर दिया है। रुको मैं देखता हूं कौन से क्या मिस्टेक हुआ इसमें। फर्स्ट है वेपोराइजेशन लिखा है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ये क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन हो गया, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड है सेकंड, सेकंड क्या है? वेपर इनटू सॉलिड, इसको क्या लिखा गया है? सब्लिमेशन। और क्या? कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग, इसको बोल दिया गया है फ्रीजिंग। फिर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सब्लिमेशन। इसको अपन ना चेंज करते हैं, ये क्या रहेगा? डिपोजिशन। ये क्या है? डिपोजिशन। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी क्या होता है, कोई जो बुक है ना वो इन दोनों को सब्लिमेशन मान लेता है, मतलब कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है। बट ये चीज जो है आपको कंफ्यूजन ना हो करके मैं अलग से क्लियर कर दे रहा हूं। कभी कभी ये कहाँ गया अपना,
कभी कभी ऐसा होता है कि इस डिपोजिशन को भी क्या बोल दिया जाता है, सब्लिमेशन। बट याद रखना कि एक्चुअल में डिपोजिशन ही ज्यादा यूज होता है, सब्लिमेशन यूज होता है। लेकिन कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन मान लो उस तरह से ही आपको मिले कि जैसे अभी आया है, तो उस कंडीशन में आप याद रखना कि डिपोजिशन जहां पर होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सब्लिमेशन की तरह ट्रीट करेंगे। बट एक्चुअल सब्लिमेशन ये वाला होता है, सॉलिड से गैस में। लेकिन ये तब के लिए है जब ऐसा कभी हो जाए, ठीक है, ये वही केस है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। व्हाट इज द करेक्ट टर्म फॉर फेज चेंज, मतलब स्टेट चेंज। फेज और स्टेट क्या है, सेम है ना। तो फेज चेंज फ्रॉम गैस डायरेक्टली इनटू, ठीक है, तो ये क्या मान के चल रहा है, सब्लिमेशन ही मान के चल रहा है, तो हमको दिक्कत नहीं है। अगला, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इज नोन एज, जिसमें लिक्विड क्या हो, गैस में चेंज हो, क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। वेरी गुड। अगर आप इतना पढ़ने के बाद कुछ भी अभी थोड़ा भी रिलेट करके आंसर दे पा रहे हो, दैट्स इज योर अचीवमेंट। समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि हमें क्लास के अंदर समझने पे फोकस करना है, याद हो हमको ये जरूरी नहीं है। याद करने के लिए तो हम घर जाएंगे, 2 बार रिवीजन मारेंगे, ऐसे याद हो जाएगा। हम यहां क्या करने के लिए आ रहे हैं, समझने के लिए, उन चीजों को रिलेट करने के लिए आ रहे हैं। तो अगर थोड़ा भी याद हो जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। आप धीरे धीरे प्रोसेस को फॉलो करना, एक समय ऐसा आएगा जब 90% चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। लेकिन याद करने के पीछे भागोगे तो याद नहीं होगी, समझने के पीछे भागोगे याद अपने आप हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, द सब्सटेंस विच कैन डायरेक्ट रीड विच कैन रेडियली सबलाइन, रेडियली मतलब जल्दी से, सबलाइन मतलब होता है क्या हो जाएगा, वो सब्लिमेशन हो जाएगा। और सब्लिमेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग सॉलिड से गैस में चेंज होना। लेकिन बात यह है, जो सॉलिड से गैस में चेंज होता है वो गैस से वापस सॉलिड में भी हो सकता है। अब ये सारा ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको जब मैं आपको बताऊंगा तभी इसका आंसर जान पाओगे, क्योंकि जितनी भी चीजें यहां पर लिखी हुई सब आपके लिए नया है। अमोनियम क्लोराइड, क्या लिखा है ये, अमोनियम क्लोराइड, इसी का फॉर्मूला होता है क्या, इसी का फॉर्मूला होता है NH4 और क्या हो जाएगा Cl। देखो मैं अगर इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं कि NH4Cl फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लो, तो मैं एक बहुत ही गलत टीचर हूं। क्यों, क्योंकि ये जो आया है ना, इसके पीछे बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। इसको सिर्फ याद कर लेना सॉल्यूशन नहीं है। इसमें N क्या है, इस N का एक अलग मीनिंग है। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, क्या होता है, ये जो H लिखा है इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। और ये जो Cl है इसका मीनिंग क्या है, क्लोरीन। तो ये हर एक एक एलिमेंट है, ये आपस में कंबाइन हुए हैं। और जब ये कंबाइन हुए हैं तो देखो ये जो NH4 है ये अलग कंबाइन हुआ है और ये Cl अलग कंबाइन हुआ है। तो इसलिए ये फॉर्मूला बनने का अपना एक प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस हम समझेंगे जब चैप्टर नंबर 3 और 4 पे पहुंचेंगे। तो इसीलिए अगर ये आप याद रख लिए तो अच्छी बात है, नहीं रखे तो भी कोई बुराई नहीं है। अपने को कम से कम नाम याद रख लेना है कि अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। समझ आया, बस सिंगल इसको, बाकी किसी को याद मत रखो, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जैसे कैम्फर है ना, तो उसी जगह पे आप चाहो तो इसका भी एग्जांपल लिख लिए रहना। अमोनियम क्लोराइड ये एक सब्सटेंस है जो कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होता है और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज, लिक्विड वाला कोई रोल इसके लाइफ में नहीं है। बात समझ आ गया, ठीक। अगला हम ये वाले वैरायटी का भी क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया हो, एजर्सन रीजन का। इसका मीनिंग हम अच्छे समझ चुके, ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम एजर्सन और रीजन देखते हैं, एजर्सन सही है, रीजन भी सही है, दोनों ट्रू है, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आएगा। अगर एजर्सन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन एक दूसरे में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, बी। अगर एजर्सन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, रीजन अगर क्या हो गया, फॉल्स, तो ऑप्शन सी बोलेंगे हम। और अगर एजर्सन फॉल्स हो गया तो हम क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। आप इसको पढ़ो और इसका आंसर दो। ये हमारा क्वेश्चन है,
ये तो इंस्ट्रक्शन है ना, ये क्वेश्चन तो यही है हमारा। नहीं, अभी यहाँ डिस्कस नहीं करना है। देखो आप लोग अभी पता है जब 9th 10th 11th 12th इसमें बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करोगे, लेकिन आप लोगों को हमेशा मेरी बात को सुननी है। हम डिस्कस कहाँ करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आउट ऑफ द क्लास, लेकिन यहाँ हमको अपने दिमाग पे काम करना है। हम खुद से डिस्कस करेंगे और आंसर देंगे। अगर हम यहाँ डिस्कस करने लगेंगे हम तो सीख ही नहीं पाएंगे ना। तो यहाँ अपने दिमाग पे काम करना है। ऑप्शन सी। और बाकी किसी का आंसर कुछ? सी। किसका किसका आंसर आ रहा है सी? आप दोनों का। चलो मुझे बस ये बताओ पहले कि आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ये तो मेरे ख्याल से हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था ना, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स। क्या बोलना चाह रहा है ये कि जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल है इनका जो डेंसिटी है सॉलिड से क्या होता है? लोअर। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स। सही है ना? क्या है ये? डेंसिटी मतलब डेंस होते हैं, पास पास होते हैं, है ना, पास पास होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी ट्रू हो जाएगा। भाई लिक्विड के जो पार्टिकल सबसे ज्यादा पास कौन होते हैं? सॉलिड के पार्टिकल। उसके बाद कौन होते हैं? लिक्विड होते हैं। और उसके बाद कौन? गैस। गैस के पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, लिक्विड के थोड़े से पास और सॉलिड के एकदम पास होते हैं। तो जितना पास मतलब डेंसिटी उतना ज्यादा। तो यहां पर सही बोला ना, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स। तो दोनों ट्रू हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इन दोनों में लेकिन रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर उल्टा होता है, सॉलिड का डेंसिटी कम हो जाता है, लिक्विड का डेंसिटी क्या रहता है? ज्यादा। मतलब यहां पर जो वाटर है, वाटर का डेंसिटी क्या हो जाता है? ज्यादा। और आइस का डेंसिटी क्या होता है? कम। क्योंकि आइस के बीच बीच में क्या रहता है? गैप रहता है। ये मैंने आप लोगों को समझाया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्या आ जाएगा इसका आंसर? बी। ठीक। अगला इसको देखो, बताओ। हाँ, रेसिड्यू का मतलब बचा हुआ। वोलेटाइल का मतलब होता है वेपर बन के उड़ना लिक्विड का। समझ आया कुछ? नैप्थेलिन। नैप्थेलिन बॉल मतलब मेरे ख्याल से वो डामर गोली को बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होता हूँ, डामर और कपूर दो वर्ड होता है ना। कपूर को कैम्फर बोलते हैं। हाँ हाँ, वो जो भी यूज हो, लेकिन उसका नेम क्या होता है? नैप्थेलिन बॉल ना वो डामर गोली को ही बोलते हैं, जो वहां यूज होता है वॉशरूम वगैरह में, है ना। रुको आप लोगों को मैं उसका फोटो दिखा रहा हूँ। हम्म। क्या हुआ? ये देखो, ये है नैप्थेलिन बॉल।
ये वही 6, ये सब दिख रहा है ना, ये देखो, ये वही पैकेट है ना, ये देखो, दिखा दो उधर सबको। है ना, मार्केट में मिलता है ना यही। तो क्या बोल रहा है, नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू। नैप्थलीन बॉल क्या होता है, पूरा पूरा गायब हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये बात सही है कि नहीं है, सही है। सीधा क्या हो जाता है, गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो ये तो ट्रू हो गया। नैप्थलीन इज अ वोलेटाइल सॉलिड। वोलेटाइल का मतलब होता है जो क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है, जो क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। तो ये भी क्या है, ट्रू है। दोनों दोनों क्या है, ट्रू ही है। लेकिन इन दोनों वर्ड में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है क्या, मतलब यहां पर दोनों के बीच कुछ रिलेशन नजर आ रहा है, मतलब दोनों तो बात सेम ही बोल रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा यहां पर, बी आ जाएगा। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि बी जो है हमको कोई रीजन बता रहा हो। बी कोई रीजन बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है। बात दोनों सही है। जैसे कि नैप्थलीन बॉल में क्या होता है, सही बात है, कोई भी उसमें रेसिड्यू नहीं बचता है, पूरा पूरा गायब हो जाता है, और वो एक वोलेटाइल सॉलिड है, वोलेटाइल सॉलिड है। तो इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन मैच नहीं कर रहा है, दोनों है ट्रू, लेकिन दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या आ गया, बी आ गया। ठीक, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। आज आप लोगों के लिए होमवर्क यही रहेगा कि पिछला जितना हमने पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ताकि अगला क्लास हमको और समझ आए। अगला क्लास जो होने वाला है वो थोड़ा सा हमको ज़्यादा समझने वाला रहेगा, मैं कुछ ग्राफिकल चीज़ों को समझाऊंगा। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आज तक जितना हम पढ़े हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज करके आए रहोगे। ठीक है भाई, चलिए, ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।